देश के सबसे दौलतमंद बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन रखी स्कॉर्पियो के मामले को लेकर रोजाना नए से नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए को शक है कि जिस शख्स ने पीपीई किट पहनकर स्कॉर्पियो को घर के बाहर छोड़ा था, वो खुद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन झवे थे। क्या है, कैसे शक की सुई उन तक पहुंची, से करके बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुंबई के एक्स एडीजी पीके जैन साहब हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी। एनकाउंटर जी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लेकर सस्पेंशन तक 16 साल के बाद बहाली, हाई प्रोफाइल केस की जिम्मेदारी, खुद जिस केस को संभाल रहे थे उसी केस में उनकी गिरफ्तारी हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, ये जिस दिन ये केस हुआ था उस दिन इस केस के बारे में बहुत गहमा गहमी हुई, बहुत अटकलें लगाई गई। एक गाड़ी मुकेश अंबानी के निवास स्थान से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे पाई गई। उस गाड़ी में कुछ जिलेटिन की छड़ें थी जो कि एक आईडी के रूप में असेंबल नहीं की गई थी, सिर्फ लूज छड़ें रखी गई थी। उस गाड़ी में जब बाद में उसकी सविस्तार जांच की गई तो उसमें कुछ नंबर प्लेट पाई गई जो मुकेश अंबानी के कॉन्वॉय में जो गाड़ियां यूज होती थी उन गाड़ियों की नंबर प्लेट्स थी। उस गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो भी उनके काफिले की एक गाड़ी की ही नंबर प्लेट थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसके अंदर पाई गई, तो जिससे ये अगले दिन फिर एक टेररिस्ट ग्रुप ने, जैश उल हिंद नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने क्लेम किया कि ये गाड़ी, ये तो अभी ट्रेलर है, इसमें और उनसे कुछ शायद बिटकॉइंस की मांगनी की गई, ऐसा कुछ सामने चीजें आई थी। जिस दिन ये पहले दिन ये किस्सा हुआ था, मेरा उसी दिन ये अंदाजा था और मैंने बताया भी था पब्लिक चैनल्स पे कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, ये टेररिस्ट का काम करने का तरीका नहीं है। वो इस तरह की धमकी नहीं देते, वो छोटा मोटा ब्लास्ट करके अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं उनके नजदीकी या तो किसी उनकी सिक्योरिटी डिटेल में या उनके हाउस होल्ड में जो कोई व्यक्ति काम करता था या कोई जो उनकी सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से जानता था, ऐसे किसी व्यक्ति का काम है। और बाद में धीरे धीरे ये परतें खुलने लगी। जब गाड़ी की जांच की गई तो गाड़ी की इंजन और चेसी प्लेट दोनों को रगड़ के मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फोरेंसिक में ये चीजें बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो जैसी गाड़ी के नंबर के बारे में पता चला, फिर गाड़ी के ओनर का पता चल गया। गाड़ी के ओनर पता चलने से जब ये बात सामने आई कि उस व्यक्ति के, सचिन वजे के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध थे। पिछले तकरीबन 4 महीने से वही स्कॉर्पियो जो मुकेश अंबानी के घर के नजदीक रखी गई थी, उसी स्कॉर्पियो को यूज कर रहा था और उस व्यक्ति से भी उसके कुछ काफी घनिष्ठ संबंध थे। बहुत बार उनकी व्हाट्सएप पे तकरीबन 50-60 बार उस दौरान उनकी बात हुई। तो जैसे ही उस व्यक्ति के पास में पहुंचे तो ये अंदाजा लगने लगा कि ये अब शायद मामला और खुल जाएगा, तो उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अब मैं इसको हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक उसकी आत्महत्या करने का ये कोई कारण नहीं दिख रहा। उसके परिवार वालों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो एफआईआर दाखिल करवाई है, उस एफआईआर में भी उन्होंने कहा है कि वो सचिन वजे को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं और सचिन वजे ने ही उनका कुछ घातपात किया है। और फिर उसमें एफआईआर दाखिल की गई मर्डर की एटीएस की तरफ से। शुरू में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से काफी रिजर्वेशन था इस केस को एटीएस को हैंडओवर करने के लिए या किसी दूसरी एजेंसी को देने के लिए, जबकि ऑपोजिशन बार बार इस चीज की मांग कर रही थी कि ये केस एनआईए को जाना चाहिए। तो इवेंचुअली जो गाड़ी, जिलेटिन से भरी हुई गाड़ी जो थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो खड़ी थी, उस गाड़ी का केस एनआईए ने अपने पास में ले लिया, क्योंकि अपने एनआईए एक्ट के तहत उनको इस तरह का कोई भी केस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास लेने का अधिकार है। जो उसकी मृत्यु का मामला था वो मामला एटीएस के पास चला गया। तो अभी 2 केसेस 2 अलग अलग एजेंसीज के पास में गए। बीच के समय में ये जांच जो थी, शुरू में सचिन वजे खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब थोड़ा प्रेशर विधानसभा में बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने ये जो इन्वेस्टिगेशन थी वो क्राइम ब्रांच के एक सीनियर एसीपी को दे दी। अलक नूरे नाम के अधिकारी हैं, बहुत नामवंत अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे केसेस डिटेक्ट किए हैं, उनको दी गई। लेकिन उनकी टीम में भी सचिन वजे को रखा गया। तो जब ये मामला और आगे बढ़ा और ये शक आ जाने लगा कि ये दोनों केसेस आपस में रिलेटेड हैं और ये जो मनसुख हिरेन नाम का जो व्यक्ति है जिसके पास जिसकी गाड़ी थी, जो ओनर था गाड़ी का, उस व्यक्ति का मर्डर हुआ, तो ये दोनों चीजें संबंधित हैं। तब उसके बाद में सचिन वजे को इस केस से हटा दिया जाएगा, क्राइम ब्रांच से निकाल के उसको स्पेशल ब्रांच में या किसी दूसरी ब्रांच में पोस्ट किया जाएगा, ऐसा मंत्री महोदय ने विधानसभा में आश्वासन दिया।
और उसके आधार पे फिर ये सचिन वजे को उस जांच से हटा दिया गया। आने वाले समय में जैसे ही एनआईए ने सविस्तार इस केस की जांच शुरू की तो बहुत सारे तथ्य सामने आने लगे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। उनके जो सीरिया डिटेल्स थे, उनका जो उनके आसपास के घर के सीपी ऑफिस के बाहर के जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ये पता चला कि एक सरकारी गाड़ी सचिन वजे यूज कर रहे थे और वही व्हाइट इनोवा जो थी वो स्कॉर्पियो के पीछे जो गाड़ी पहले दिन देखी गई थी सीसीटीवी कैमरास में, वो वही गाड़ी थी जिसको नंबर बदल के यूज किया गया था। तो ये सब पता चलने के बाद सचिन वजे को अरेस्ट किया गया और अब उसे निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन ये काम कोई सचिन वजे के लेवल के अधिकारी का नहीं है, ये काम इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। मुकेश अंबानी को क्यों प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी, क्या कारण थे, उसके कारण पॉलिटिकल थे या फाइनेंशियल थे, ये चीजें अब आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन ये जरूर था कि इस मामले के माध्यम से मुकेश अंबानी को थोड़े प्रेशर में लाने का शायद ये पूरा प्रयास था। इसलिए मेरा ये अंदाजा है कि इसमें सचिन वजे जो है वो एक मिडिल लेवल की मछली है। इसमें जो बड़े लेवल के कोई अधिकारी हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो अब सामने आएंगे। मैं थोड़ी आपको सचिन वजे की हिस्ट्री भी बता देता हूं। सचिन वजे एक बहुत नामी ग्रामी अधिकारी रहे हैं क्राइम ब्रांच में। उन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए जिसमें छोटा राजन के गैंग के और दाऊद के गैंग के भी काफी जो गिरोह के सदस्य थे उनको मारा गया या एनकाउंटर में वो लोग मारे गए। और एक घाटकोपर में ब्लास्ट हुआ था 2003 में। उस ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में परभनी के एक इंजीनियर को पकड़ा गया था जिसका नाम था ख्वाजा यूनिस। उस व्यक्ति को जब इंटेरोगेट किया गया तो वो व्यक्ति को इंटेरोगेशन करने के लिए या उसे और कुछ सबूत इकट्ठे करने के लिए जब उसको औरंगाबाद या परभनी ले जाया जा रहा था तो रास्ते में वो भाग गया। ऐसी एक एफआईआर जो थी वो औरंगाबाद में दाखिल की गई। लेकिन बाद में जो उस समय पे पुलिस कोठरी में दूसरे व्यक्ति थे उनकी कंप्लेंट के ऊपर कि उन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारपीट होते हुए देखा, उसको काफी खून निकल रहा था, उसने बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस किए जिसकी वजह से ये बाद में केस बढ़ गया और उस केस में ये केस सीआईडी को ट्रांसफर हुआ। सीआईडी को ट्रांसफर होने के बाद में उसमें सचिन वजे को अरेस्ट किया गया। तो 2007 में सचिन वजे ने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चालू थी इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। 2008 में सचिन वजे ने फिर शिवसेना ज्वाइन किया और शिवसेना में कई बड़े लीडर्स के साथ में काम किया, उनके आईटी सेल में काम किया, उनके लीगल सेल में काम किया, तो उनके साथ में काफी जो था उनका गहरा संबंध दिखा। 2020 में जब ये कोरोना के काल में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी बीमार हो गए, 24 घंटे ड्यूटी करते थे, तो उस टाइम पे सस्पेंशन के केसेस का रिव्यू लिया गया जिस रिव्यू में सचिन वजे को वापस नौकरी पे लिया गया। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि कानून और नियम ये कहते हैं कि 6 महीने के बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अगर उसके खिलाफ में बहुत संगीन मामले नहीं हैं तो उनको रीइंस्टेट कर देना चाहिए। लेकिन किसी भी कारणवश सचिन वजे इतने साल सस्पेंशन में रहे और 2020 में उनको वापस नौकरी पे लाया गया। अब जब नौकरी में आने के बाद में उनको क्राइम ब्रांच में ही सीआईयू नाम की एक हमारी यूनिट है उसमें पोस्ट किया गया और वहां से उनको बहुत बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस थे जिसमें अर्नब गोस्वामी का केस था, जिसमें अन्वय नायक का डेथ का केस था, वो सारे केसेस इनको दिए गए और ये आज मामला आपके सामने है। आपने शुरू में कहा कि बहुत बड़ी साजिश इस पूरे मामले के पीछे है, सिर्फ सचिन वजे नहीं है, इसके तार बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। ये माना जाए कि जिस तरह से जिलेटिन की छड़ी मिली थी, 2 गाड़ियां थी, एक इनोवा थी और एक स्कॉर्पियो थी और गाड़ियां थाने तक देखी गई थी, गाड़ी तो वापस वहां से नहीं आई थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मामले की जांच एटीएस के पास जानी चाहिए थी, उसमें देरी हुई, सचिन वजे इन्वॉल्व रहे, सबूतों के साथ हेरफेर की गई होगी। देखिए ये सब सिर्फ अंदाज है कि सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हुई होगी, लेकिन क्योंकि अभी जो अधिकारी खुद ही उस केस में आरोपी था उसी अधिकारी के पास में जांच चल रही थी, उसने ये बात किसी भी अपने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बताई कि इस केस में मैं इन्वॉल्व हूं या मनसुख हिरेन मेरा जानकार है या ये गाड़ी मैं यूज कर रहा था। तो ये सारी चीजें संशय की तरफ इशारा करती हैं। 2 गाड़ियां उपलब्ध करवाना, जिलेटिन की 10, 12, 14 स्टिक्स उपलब्ध करके या मिलवा लेना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये कुआं खोदने वाले, गांव में गड्ढा खोदने वाले, इन सबके पास में आपको जिलेटिन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। इसलिए जिलेटिन का मिलना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की मिसचिफ करना या उसको इस तरह से डराना या डराने की कोशिश करना, ये काम जो है वो सचिन वजे के लेवल के अधिकारी का नहीं है।
इसलिए मेरा बार बार ये कहना है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी गुत्थी है, उसमें या तो पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं या कहीं सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं या जो भी इन्वॉल्व है वो बड़े लेवल का प्लेयर है, वो छोटे लेवल का प्लेयर नहीं हो सकता। ये आप जैश उल हिंद को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कहता है कि वो आतंकी संगठन इस तरह का काम नहीं कर सकता, धमकी भरे काम नहीं करते, वो काम को अंजाम दे देते हैं। लेकिन दिल्ली तिहाड़ में जिस तरह की रिकवरी हुई, मुंबई पुलिस की टिप पर यहाँ पर रेड डाली गई और यहाँ पर भी रिकवरी हुई है, कुछ नाम भी सामने आए हैं, तो इसको सर कैसे रिलेट किया जाए आपस में? देखिए, ऐसा है कि कोई भी दहशतवादी संगठन जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर जीती है। तो जब वो एक छोटा भी काम करते हैं तो उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका नाम सुर्खियों में आए और वो उनको प्रसिद्धि मिले, उनके और फॉलोअर्स बने, उनका काम आगे बढ़े और वो और ज्यादा डिसरप्टिव एक्टिविटीज कर सकें। तो ये किसी भी दहशतवादी संगठन का आप देख लीजिए, अभी तक का इतिहास है कि प्रोपेगेंडा के ऊपर वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। आप ISIS का उदाहरण देख लीजिए, एक एक व्यक्ति को मारते थे तो जिस तरह से मारते थे उसका पूरे वर्ल्ड में उसकी गूंज होती थी। तो ये इस केस में जैश उल हिंद नाम की संगठन जो है वो अभी तक कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे नहीं आई भारतवर्ष में। ये जो पुरानी इंडियन मुजाहिदीन नाम की जो संगठन थी, अब जो उन्होंने उनके किसी व्यक्ति ने ये नया टेलीग्राम ग्रुप बना के जैश उल हिंद के नाम से ये क्लेम करने की कोशिश की कि ये जो है ये हमने धमकी दी है या ये स्फोटक हमने रखे हैं, लेकिन बाद में अगले ही दिन उन्होंने इस चीज को इनकार भी कर दिया कि ये हमारा काम नहीं था। तो जो फोन उस टेलीग्राम ग्रुप के लिए यूज किया गया था, उस फोन की लोकेशन तिहाड़ जेल के पास मिली और तिहाड़ जेल में अभी इंडियन मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा जो मेंबर था वो वहां पे अभी कैद में है। उनके काफी सारे मेंबर हैं लेकिन दो उसमें से मेन वहां पे तिहाड़ जेल में है। तो ये जांच पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंच गई। तो इसका संबंध बहुत ही दूर दराज से इस केस से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ क्लेम करने की कोशिश की, बाद में इनकार कर दिया। जो फोन यूज किया था वो उन लोगों ने किया होगा, इस बेसिस पे आगे की जांच चल रही है। अभी तक उसके बारे में पक्के तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी अजय साहब, कई गंभीर धाराएं लगाई गई है वजह के ऊपर, जिसमें 286 है, 465 है, 473 है, 120 भी है। क्या मायने निकाले जाएं? रहा मुश्किल है आगे की सचिन के लिए? देखिए, ये धाराएं जो थी वो सचिन वजे के अरेस्ट होने से पहले ही लग चुकी थी इस केस में। ये सारी चीजें जो हैं वो इसके साथ में एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट की भी धारा लगी हुई थी। तो यह सारी चीजें जो हैं वो गंभीर धाराएं हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें और भी गंभीर धाराएं लगने की पॉसिबिलिटी है और वो सचिन वजे के लिए आगे की राह कोई आसान नहीं है। एक बहुत बड़े दाग से उनको छुटकारा मिला था, वापस सर्विस में आए थे, तो उनको अपना दामन जो है वो पाक साफ रखना चाहिए था। उन्होंने वापस इस तरह की गलती करके बहुत बड़ी गलती की है और मुझे लगता नहीं कि आगे के समय में उनका छुटकारा कोई नजदीक में पॉसिबल है। जी, एक बड़ी कंफ्यूजन है, जो सचिन वजे की गिरफ्तारी हुई है, क्या उसमें जो हिरेन मनसुख का केस है जिसको आपने मर्डर केस कहा, तो क्या उसमें भी इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है या अभी उस मामले में सचिन वजे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? दो अलग अलग केस हैं। देखिए, दो अलग अलग केसेस तो हैं, दो अलग अलग घटनाएं हैं, उनके तार आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। एटीएस इस केस की जांच कर रही है। एटीएस ने सचिन वजे को अरेस्ट करने से पहले एनआईए ने उनको इस केस में अरेस्ट कर लिया। अब अगर उस केस के तार भी इस केस के साथ में जुड़ते हुए एनआईए को दिखे तो एनआईए उस केस की भी जांच अपने पास ले लेगी। इसके बारे में कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। तो दोनों केसेस जो हैं वो इवेंचुअली एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए किस केस में क्या अपडेट चल रहा है। फिलहाल सचिन वजे के लिए मुश्किलें हैं और जिस तरह से इस केस को एक हाई प्रोफाइल केस कहा जा रहा है, उसे महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं भूचाल भी आया हुआ है। ठीक है जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी को समय देने के लिए।